और अब बात चुनावी राज्य बिहार की। बिहार के चुनावी मौसम में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवाया। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो 2 बार हमने मुख्यमंत्री बनवाया। पिता को हम ही बनाए थे। अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। अब बात में जब गड़बड़ कर रहे थे। बिहार विधानसभा में नीतीश के इसी बयान को लेकर अब तेजस्वी ने पलटवार किया है। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार को तो 2 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया है। किसने किसको मुख्यमंत्री बनाया, इसको लेकर विवाद के बीच पोस्टर वार भी जारी है। नीतीश की पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी के परिवार को घेर रही है। वहीं आरजेडी कह रही है कि युवाओं के दौर में युवा नेता ही चाहिए। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। नीतीश की पार्टी तेजस्वी पर हमला कर रही है। इसी बीच कल तेजस्वी युवा चौपाल में शामिल हुए और नीतीश सरकार पर तीखे वार किए। देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है, वहाँ शायद मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के बयान से ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या कांग्रेस पार्टी एकला चलो की तैयारी में है। आरजेडी लगातार तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। तेजस्वी को नीतीश का विकल्प बता रही है। लेकिन महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस आरजेडी के सपने में अवरोध डालती दिखाई दे रही है। जब चुनाव होगा जनता तय करती है कि कौन विधायक जीत के जाएगा। जब जीत के आएगा उसके बाद बैठ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है और तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में दरार सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर नहीं, सीट बंटवारे को लेकर भी दिख रही है। कांग्रेस कह रही है कि 70 से कम सीटों पर लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। कहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया जी तय करें। हम लोग पिछला 70 पर लड़े तो उससे कम लड़ने का सवाल कहाँ पैदा होता है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। खबर यह है कि आरजेडी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 ही जीत पाई थी। दिल्ली में चुनाव के दौरान प्रदूषित यमुना को लेकर खूब राजनीति हुई। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में गंगा में प्रदूषण को लेकर राजनीति करते हैं। आरजेडी एनडीए की सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर गंगा का पानी साफ क्यों नहीं। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक मुकेश यादव गंगा जल की शीशी लेकर पहुंचे और नीतीश सरकार पर बरसे। हम पानी भी लाए हैं गंगा जल का और इसकी जांच करवा ली है, विधानसभा की कमेटी से जांच किया, क्योंकि पटना में अनेकों बड़े नाले सीधे गंगा नदी को प्रदूषित कर। आरजेडी ने नीतीश सरकार को उसी की रिपोर्ट पर घेरा। बीएसपीसीबी ने प्रदेश में 33 जगह गंगा के पानी के सैंपल लिए थे। इसमें हर जगह गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा मिला। रिपोर्ट ये है कि गंगा में सीवेज का पानी बेरोक टोक जा रहा है। गंगा का पानी सिंचाई के योग्य तो है, लेकिन नहाने लायक बिल्कुल नहीं है। सदन में मुद्दा उठा तो मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डिटेल दी, लेकिन डेडलाइन पर बोले कि ये लंबा काम है, वक्त तो लगता ही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 बनने हैं, रातों रात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता है। निश्चित तौर पर गंगा जल की शुद्धता में निरंतर सुधार होगा। जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। संकेत दिए गए कि गंगा के प्रदूषण का मुद्दा वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि चुनाव तक सरकार का पीछा करेगा। अगर कश्मीर के एक हिस्से से पाकिस्तान का अवैध कब्जा खत्म हो जाएगा तो भारत में वापस आ जाएगा, तब कश्मीर का मसला पूरी तरह हल हो जाएगा। लंदन में एक चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बड़ा बयान दिया है। We are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाक अधिकृत कश्मीर भारत में वापस आते ही कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री ने लंदन में बातचीत के दौरान ये बात कही, तालियां बज उठी। विदेश मंत्री ने वो काम भी गिनाए जो कश्मीर में अमन, शांति और विकास के लिए किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में चीन से रिश्ते को लेकर भी विदेश मंत्री ने बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बेहतर रिश्ते इस बात पर निर्भर रहते हैं कि सीमा पर हालात शांतिपूर्ण हैं या नहीं। We have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and
social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. और अब बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उत्तरकाशी में मुकबा और हर्षिल के दौरे पर रहेंगे। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजन करेंगे पीएम मोदी। कई कार्यक्रम हैं जिनमें उनको शामिल भी होना है। साथ ही एक जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है देवभूमि की दिव्य सुंदरता की मिसाल हर्षिल वैली, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। हर्षिल वैली से करीब 2.5 किलोमीटर के फासले पर है मुखवा गांव। इसे मुखी मठ भी कहा जाता है। उन 4 मठों में से एक है जहां शीतकाल के दौरान 4 धाम के देवों की पूजा अर्चना की जाती है। मुखवा को मां गंगा का मायका कहा जाता है, जहां वो शीतकाल में प्रवास करती है। तैयारियां हमारी काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रही थी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो जो पहला कार्यक्रम है वो मुखवा में पूजा अर्चना का है और फिर एक छोटा सा उनको हिमालय दर्शन वाला कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 10:20 पर हर्षिल में उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी देखने पहुंचेंगे। सुबह करीब 10:35 पर एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद 10:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे, लेकिन उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी ने देवभूमि को एक बड़ी सौगात दे दी। केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य होना अब और भी आसान होने जा रहा है। बाबा के दर्शन के लिए पैदल, घुड़सवारी और हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद चौथा रास्ता खुल गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यहाँ 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का फैसला लिया गया है। वहाँ पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये रोपवे श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक ले जाएगा। इस रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 4000 करोड़ से ज्यादा की है। 8 से 9 घंटे की पैदल यात्रा घटकर 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक बारी में एक तरफ 1800 श्रद्धालु जा सकेंगे। एक दिन में 18,000 के करीब श्रद्धालुओं को रोपवे से यात्रा का अनुमान है। सिख श्रद्धालुओं के लिए भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के लिए रोपवे का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड की इकोनॉमी में धार्मिक पर्यटन का योगदान सबसे ज्यादा है। ऑल वेदर रोड और रोपवे प्रोजेक्ट से इसे और रफ्तार दी जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।